नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके पास आया हूँ कुछ एक भ्रांतियाँ जो गुदा संबंधी रोगों में लोगों को में पाई जा रही हैं। लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं और आज उन्हीं प्रश्नों के कुछ हम उत्तर देंगे ताकि आप गुदा रोगों की जो आयुर्वेदिक चिकित्सा अक्षार सूत्र द्वारा हम करते हैं उसके बारे में जान सकें और उसका लाभ पाएँ। तो सीरीज़ बाय सीरीज़ मैं एक एक क्वेश्चन को लूँगा। लोग हमसे किस प्रकार के क्वेश्चन करते हैं और उसके उत्तर मैं देता रहूँगा। तो आइए हम जानते हैं कि क्या क्या क्वेरीज होती हैं पेशेंट्स की और कैसे वो आयुर्वेद द्वारा टैकल की जाती है। तो सबसे पहले हम गुदा रोगों के संबंध में थोड़ा सा ये जान लेंगे कि पेशेंट को सिम्टम क्या होते हैं उसके, और क्या उसकी कब वो दवाई से ठीक हो सकता है और कब उसके लिए ऑपरेशन या अक्षार सूत्र शल्यक्रम जिसको हम बोलते हैं उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो गुदा में मुख्यतः 4 किस्म के ये रोग ज़्यादातर पाया जा रहा है। सबसे पहले होगा पाइल्स जिसको हम बवासीर कहेंगे। ये 2 किस्म की होगी, शुष्क बवासीर होती है और एक खूनी बवासीर होती है। दूसरी होती है फिशर, तीसरा होता है फिस्चुला और बहुत ही रेयर केसेस में हमें जो है ट्यूमर या कैंसर के लक्षण मिलते हैं। तो इन स्टेजेस में सबसे ज़्यादा जो पेशेंट हमें मिलते हैं वो पाइल्स या बवासीर के मिलते हैं, दूसरे नंबर पे मिलते हैं फिशर के और तीसरे नंबर पे मिलते हैं फिस्चुला के। और जो आयुर्वेद की तरफ ट्यूमर वाले केसेस आते तो हैं लेकिन हम उसको नहीं करते क्योंकि वो हाईली रिस्की केसेस होते हैं। तो हम सबसे पहले बवासीर के बारे में बात करेंगे। तो किसी भी गुदा रोग की शुरुआत होती है पेट की समस्याओं से। पेशेंट को सबसे पहले इंडाइजेशन होगी और उटपटांग पेशेंट खाता रहता है और उसके बाद उसको समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले लक्षण जो मिलेंगे पेशेंट को, या तो कब्ज़ होगी या लूज़ मोशन होंगे। उसके बाद ब्लीडिंग भी हो सकती है, गुदा में भारीपन, खारिश और पेन होती है। तो ये लक्षण तकरीबन तीनों रोगों में मिलते हैं, चारों रोगों में यही मिलते हैं। फिर हम उसमें जब इसका डायग्नोसिस करते हैं तो डायग्नोसिस के लिए हम इसको प्रोक्टोस्कोपी की जाती है, चेक किया जाता है। यूजुअली हमें एमआरआई, सीटी स्कैन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत से लोग करवा के आते हैं या कोई डॉक्टर उसको अननेसेसरी लिख देते हैं, पर यूजुअली नहीं पड़ती है ज़रूरत। हम प्रोक्टोस्कोपी करके ही इन चारों रोगों में डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना लेते हैं। तो ये होते हैं, ये 4 रोग होते हैं। और अब आते हैं स्टेजेस। बवासीर की भी अलग अलग स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज। यूजुअली फर्स्ट स्टेज में या सेकंड स्टेज में किसी भी शल्य चिकित्सा की आवश्यकता नहीं होती, वो दवाई में से काबू आ जाता है और उसके यूजुअली सिम्टम ज़्यादा नहीं होते। खारिश होती है या हल्की फुल्का ब्लड पड़ेगा पेशेंट को और फिर उसके बाद अपने आप वो ठीक हो जाता है। दवाई खाएंगे, ऑइंटमेंट लगाएंगे तो उसमें फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन जब बीमारी सेकंड से थर्ड स्टेज में जाती है या फोर्थ स्टेज में आगे बढ़नी शुरू होती है, इसको यूजुअली 2 से 3 साल लग जाते हैं फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज आने के बाद। ज़्यादा वर्स्ट केसेस में वो बहुत जल्दी जल्दी भी आ जाती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 साल में वो थर्ड फोर्थ स्टेज में वो चली जाती है। उसके बाद पेशेंट के जो मस्से हैं वो बाहर आने शुरू हो जाते हैं और उसको दर्द रहना शुरू हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बढ़ जाती है, ब्लीडिंग चेक नहीं होती है उसकी। तो उस केसेस में हम सर्जरी रिकमेंड करते हैं। सर्जरी में भी अलग अलग सर्जरीज़ हैं, एलोपैथिक की टेक्निक्स हैं, आयुर्वेद की टेक्निक्स भी हैं। तो वो उसके अलग अलग फ़ायदे हैं, उसके अलग अलग नुकसान हैं, वो हम आगे आपसे डिस्कस करेंगे इन सर्जरीज़ में क्या फ़र्क होता है। लेकिन जो सर्जरी की इंडिकेशंस है, आपकी कॉन्स्टिपेशन में किसी भी दवाई से रिलीफ नहीं मिल रहा है तो सर्जरी पहली इंडिकेशन है। अगर ब्लीडिंग चेक नहीं हो रही है तो भी सर्जरी की इंडिकेशन है, और अगर पेन ख़त्म नहीं हो रहा है, फिशर बन गया है, तो भी सर्जरी की इंडिकेशन इसमें मिलती है। अगर आपको लगातार पेन बना हुआ है 15-20 दिन से, दवाई खाने पर भी पेन रिलीफ नहीं हो रहा,
तो वो अगर फिशर है तो उसको सर्जरी से ही उसको ठीक किया जा सकता है। तो ये तो हो गई पाइल्स की बात। फिर आती है फिशर। फिशर वही पाइल्स की ही अगली स्टेज होती है। फिशर होता क्या है, जब मस्से अंदर सूज जाते हैं, व्यक्ति जो है, पेशेंट है, स्टूल पास करने के लिए ज़ोर लगाता है तो वो जगह टाइट होने की वजह से वो जगह फट जाती है, जिसके कारण अंदर चीरे चले जाते हैं और उसकी पेन होती है, ब्लड पड़ता है और बहुत ज़्यादा दिक्कत पेशेंट को होती है। तो फिशर की जो समस्या है वो पाइल्स की ही सेकंड स्टेज से स्टार्ट होती है। यूजुअली मरीज़ बोलता है मेरे को तो पाइल्स है नहीं, लेकिन वो जो सेकंड स्टेज जो कब्ज़ उसको रह रही है और अंदर मस्से सूज जा रहे हैं और जिसकी वजह से रास्ता तंग हो जा रहा है, तो उससे आगे जाके फिशर बनता है। और फिशर से अगली स्टेज जो बनती है फिस्टुला बनती है। फिस्टुला भी डायरेक्ट भी बन जाता है कभी कभार, जिसमें हम एक फोड़ा सा होता है और वो अंदर जा कर के पक जाता है, एब्सेस बनती है और वो फिस्टुला बन जाता है। या फिर फिशर के बाद जो उसमें चीरे गए होते हैं उसकी साफ़ सफाई ना रहने के कारण बार बार उसमें मल फंसता है और वो इन्फेक्शियस हो जाता है और वो फिशर से अगली स्टेज जो है फिस्टुला में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो 3 बीमारियां हैं ये तीनों इंटररिलेटेड हैं। तो जैसे जैसे जितना कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा उतना ही उसका इलाज भी कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा और उसकी सर्जरीज भी जो की जाती हैं वो भी कॉम्प्लिकेटेड होती जाती हैं। तो आगे मैं इसके चिकित्सा के बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो एक बात की यही इंडिकेशन है कि ये जो पाइल्स की शिकायत है इसको हमें लापरवाही से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इस टाइम काफ़ी पेशेंट ऐसे आते हैं जो कई हॉस्पिटल्स के चक्कर काट काट के तंग हो चुके हैं। किसी ने एक सर्जरी करवाई है, किसी ने दूसरी सर्जरी करवाई है, लेकिन उसका सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा। उसको 6 महीने बाद, साल बाद उसको दोबारा दिक्कत हो जा रही है। कईयों को तो ऑपरेशन के बाद रिलीफ मिलता ही नहीं है। तो उस केसेस में जो हम आयुर्वेद का ट्रीटमेंट करते हैं वो 100% कामयाब है, लेकिन उसके लिए भी एक शर्त है कि उसको सही टेक्निक से किया जाए। काफ़ी लोग इसमें आयुर्वेद का ट्रीटमेंट कर रहे हैं लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहे। वो क्या कारण है वो भी हम आगे चिकित्सा में, आगे जो मैं उसके सर्जरीज के बारे में डिस्कस करूँगा, श्वासोत्तर चिकित्सा के बारे में मैं डिस्कस करूँगा, उसमें बताऊँगा क्यों कामयाबी नहीं मिल पा रही है, क्यों पेशेंट ख़राब हो रहे हैं, क्यों आयुर्वेद को बदनामी मिल रही है इससे। तो अभी तो हमें इतना ही जानने की ज़रूरत है कि हमें जो है इससे ये हमारा एक दूसरा मुंह है। एक इनटेक के लिए हम दांतों की केयर करते हैं और दूसरा आउटलेट जहाँ से वेस्ट मटेरियल हमारा बाहर निकलता है उसकी भी हमें केयर करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर इसकी लापरवाही की वजह से कई बीमारियाँ खड़ी हो रही हैं पेशेंट्स में। गैस बनना आजकल बहुत कॉमन हो गया है, इसकी वजह से है। स्टूल, पेट खाली होता नहीं है, स्टूल अंदर रहता है और अंदर कई तरह की बीमारियाँ, वात व्याधियाँ, जोड़ों के दर्द, पेट में दर्द, कई तरह की बीमारियाँ तैयार हो रही हैं। तो इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे। इस समय के लिए इतना ही। अगर कोई आपको क्वेरी हो तो आप हमारे क्लिनिक संदीपनी आयुर्वेदिक चिकित्सालय पालमपुर में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम वहाँ पे 7 दिन अवेलेबल हैं और कोई भी चेकअप करवाना है एनोरेक्टल से संबंधित या जर्नल किसी भी प्रकार के क्रोनिक डिजीज़ से संबंधित, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।